तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो उसके ही अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन था पिछला, उसको ही हम डिस्कस कर लेते हैं और आपसे इसका आंसर पूछूंगा और आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए, पढ़ देता हूँ एक बार। तो प्रश्न है हमारा, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स और राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। अब बताना है कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। पहला है, डेटा सेंटर के निर्माण और एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद को राजस्व व्यय माना जाता है। ऑप्शन बी है, पूंजीगत व्यय कैपेक्स से कंपनी की दीर्घकालीन संपत्ति और उत्पादकता क्षमता का निर्माण होता है। ऑप्शन सी, कैपेक्स में वृद्धि से हमेशा कंपनी के अल्प अवधि शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग नुकसान में तुरंत कमी आती है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट को करके आप बताएंगे और मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है बी, पूंजीगत व्यय कैपेक्स से कंपनी की दीर्घकालीन संपत्ति और उत्पादक क्षमता का निर्माण होता है। ठीक, चलो ये है हमारा, क्या दिख रहा है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, बाकी पर ध्यान देते हैं। देखो, रिश्ता बचाने की कोशिश मत करो, जो जाने को बेताब है उन्हें रास्ता दें। मतलब जो भी जाना चाहता है, अगर आपसे थोड़ा सा भी उसको लगाव खत्म हो गया है, वो लगाव नहीं रखना चाहता है, आपसे दूर जाना चाहता है, तो उसको जाने दो, उसको मत छोड़ो। ठीक है, उसको मत पकड़ो कि जबरदस्ती उसको पकड़ के उसको बैठा रहे हो, तो ये चीजें सही नहीं है। तो उसको जाने दो, जो जा रहा है जाने दो। चलिए, तो उसके बाद देखिए, आज का जो हमारा जो करंट अफेयर्स का आज का जो लेक्चर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें हम क्या क्या देखेंगे, ये जो संसद और संविधान से जुड़ी राजनीतिक जो प्रशासनिक खबर है ना, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, या फिर कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें जो पार्लियामेंट है, या जो हम इसमें जो देखेंगे ना, डी लिमिटेशन देखेंगे, और एफसीआरए देखेंगे, और उसके बाद ऑपोजिशन देखेंगे, मानसून सेशन देख लेंगे, थोड़ा सा वुमेन रिजर्वेशन बिल देख लेंगे। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और हमारा आपको पता ही है, पहला न्यूज का कट ऑफ दिखाता हूँ, जो कट आउट होता है उसको दिखाते हैं। उसके बाद उस न्यूज का पूरा एनालिसिस करते हैं, जो भी चीज उस न्यूज में हो। उसके बाद उसका बैकग्राउंड देखते हैं, मतलब हिस्ट्री देखते हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या रहा, उसका आने वाला टाइम में क्या होने वाला है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके की पॉइंट देख लेते हैं अच्छे से। की पॉइंट देखने के बाद हम उसका स्टैटिक देख लेते हैं, स्टैटिक भी देखते हैं। स्टैटिक देखने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन देखते हैं, डेली 2 क्वेश्चन, उस न्यूज से 2 क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी डेली की प्रक्रिया रहती है। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव दें। तो देखिए, आज के न्यूज में स्टार्ट करते हैं। रिजिजू मीट्स राहुल टू एंड पार्लियामेंट लोकजन। ठीक है, तो ये चीजें राहुल गांधी, अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या हुआ, राहुल गांधी ने क्या बात की, कि रिजिजू ने क्या बात हुई। तो ये देखो, संसद में क्यों मचा घमासान, रिजिजू मिले राहुल से। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है एफसीआरए बिल, इसमें भी बात देखेंगे। नीट तो चल ही रहा है, आपने पता ही है, नीट तो चल ही रहा है ना, 50 मिनट सीक्रेट बात चली। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा है, संसद में क्यों मचा है घमासान, राहुल और रिजिजू मीटिंग एक्सप्लेन करेंगे हम। इसमें डिलिमिटेशन कमीशन देखेंगे और एफसीआरए देखेंगे, ये बिल क्या है, पार्लियामेंट और डेडलॉक क्या है, और वुमेन बिल क्या है, देखेंगे हम, ये सारी चीजें देखेंगे। चलो समझते हैं हम दोस्तों। अगर पिछले कई दिनों से आप संसद की खबरें देख रहे होंगे, तो एक बात जरूर सुन रहे होंगे, है ना, सुनने में आई होगी कि संसद नहीं चल रही है। लेकिन सवाल है, आखिर संसद क्यों नहीं चल रही है, सरकार और विपक्ष में ऐसा क्या विवाद है ना। क्वेश्चन आवर्स तक नहीं चल पा रहा है, मतलब जो हमारा क्वेश्चन आवर्स होता है, प्रश्नकाल होता है, वो भी नहीं चल पा रहा है। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री, जो कौन है, हमारे किरण रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लगभग 50 मिनट, लगभग मान लो 1 घंटे तक उन्हें बात की, मुलाकात की। और यही इस खबर का सबसे बड़ा हमारा मुद्दा भी है। अब ये देखते हैं, अब पूरा मामला समझते हैं। सरकार चाहती है कि मानसून सत्र का बाकी काम पूरा हो, वही विपक्ष चाहता है कि
पहले कुछ संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हो। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से विषय हैं? मुख्य रूप से एक जो नीट का पेपर लीक हुआ था उस पर बात हो, छात्रों पर जो पुलिस कार्रवाई उस पर बात हो, अयोध्या राम मंदिर में जो कथित दान जो चोरी हुई उस पर बात हो, FCRA अमेंडमेंट बिल पर बात हो, डीलिमिटेशन कमीशन पर बात हो। ये सारी चीजों पर विपक्ष कह रहा है पहले इनको सोल्व कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये राहुल गांधी जी हैं, हमारे विपक्षी नेता हैं। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने साफ कहा, जब तक अमित शाह छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर बयान नहीं देंगे, राम मंदिर दान चोरी पर चर्चा नहीं होगी, तब तक संसद सामान्य रूप से नहीं चल सकती। उन्होंने इन दोनों मुद्दों को नॉन निगोशिएबल यानी समझौता न करने वाला मुद्दा बताया है। किसने? राहुल गांधी ने। वही हमारे रिजिजू जी ये है, रिजिजू जी चाहते हैं, जो किरण रिजिजू जी हैं वो चाहते हैं, किरण रिजिजू जी ने यह जानना चाहते थे कि डीलिमिटेशन बिल पर कांग्रेस का क्या रुख है, लेकिन कांग्रेस ने साफ संकेत दिया कि वर्तमान स्वरूप में इसका समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस नहीं करना चाह रही है। अब डिलिमिटेशन को समझ लेते हैं, बार बार आता है। डिलिमिटेशन क्या है? अब इसे आसान भाषा में हम समझेंगे कि भारत में हर राज्य में कितने सांसद चुने जाएंगे, यह आबादी के आधार पर तय किया जाता है। इसी प्रक्रिया को डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन कहा जाता है। ओके, यानी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। अब ये देखिए डिलिमिटेशन, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं। व्हाट इज द डिलिमिटेशन बिल 2026? ठीक है, अब देखिए, अब इसे आसान भाषा में समझते हैं कि भारत में हर राज्य से कितने सांसद चुने जाएंगे आबादी के आधार पर, और इस प्रक्रिया को डिलिमिटेशन कहते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा में पुनर्निर्धारण। अब यहाँ पर देखिए, ये है कि भारतीय संविधान में परिसीमन डिलिमिटेशन से संबंधित मुख्य रूप से दो अनुच्छेद काम करते हैं। जैसे अनुच्छेद 82 इसके तहत क्या होता है? जो संसद होती है, मतलब लोकसभा के लिए प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के आवंटन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी के पुनः समायोजन परिसीमन का प्रावधान है। अनुच्छेद 170 आर्टिकल 170 इसके तहत राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक जनगणना के बाद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन का प्रावधान है। तो आर्टिकल 2 याद रखने, एक आर्टिकल 82 और एक आर्टिकल 170। तो जो 82 है वो लोकसभा के लिए है और 170 किसके लिए है? विधानसभा के लिए है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं फिर से डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के अंतर्गत संसद परिसीमन अधिनियम डिलिमिटेशन एक्ट पारित करते हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अब तक गठित आयोग भारत में अब तक 4 परिसीमन हो चुके हैं। भारत में कितने परिसीमन? 4 हैं, गठित किए जा चुके हैं। 1952, 1963, 1973 और 2002। सीटों पर रोक फ्रीज कर दिया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटों की संख्या को वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए स्थिर फ्रीज रखा गया है। अब वर्तमान सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। जो वर्तमान सीटें जो है लोकसभा में हमारी 543 जो सीटें हैं वो कितनी कौन सी जनगणना पर है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। ओके, अब जबकि 2002 का परिसीमन 2001 की जनगणना की सीमाओं के पुनर्गठन पर आधारित था। और देखिए अब यहाँ पर डिलिमिटेशन से विवाद क्या है? विवाद है दक्षिण भारत के कई राज्यों का कहना है, जो दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत में का क्या कह रहे हैं? दक्षिण भारत वाले कह रहे हैं कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है। मतलब हमने तो जनसंख्या कम की है, इसका मतलब सीटें हमारी कम हो जाएंगी। अगर केवल आबादी के आधार पर सीटें बढ़ाई गई तो उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। यही सबसे बड़ा विवाद है। सही बात है, ये तो विवाद है ही। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब है FCRA बिल क्या है? देखो FCRA, उसको समझते हैं। FCRA फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट,
ओके, रेगुलेशन एक्ट यह कानून तय करता है कि विदेश में एनजीओ या संस्थाओं को पैसा कैसे मिलेगा। ओके, पैसा कैसे मिलेगा। सरकार नया संशोधन लाना चाहती है। यहाँ पर देखो विपक्ष का कहना क्या है कि यदि किसी एनजीओ का FCRA रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है तो सरकार उसकी विदेशी फंड वाली संपत्ति अपने नियंत्रण में ले सकेगी। उसका आरोप है कि मतलब उनका विपक्ष आरोप है कि इससे एनजीओ और धार्मिक संस्थाओं पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब आ गया हमारा वीमेन रिजर्वेशन बिल। ये काफी चर्चा में था। 15 अगस्त के बाद सरकार विशेष संसद सत्र बुलाकर महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल पास कर सकती है, लेकिन किरण रिजिजू ने साफ कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अब देखते हैं वीमेन रिजर्वेशन बिल। इसमें हम समझते हैं ना, आधिकारिक नाम क्या है इसका, ऑफिशियल नेम क्या है इसका नाम था विधेयक या कानून का नाम जो था नारी शक्ति बंधन अधिनियम। नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद में जो पेश हुआ था वो हुआ था 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 में। 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 128वां है ना 2023 में। कानून बनने के बाद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम हो गया 2023 में, है ना 2023। तो इसको बोलते हैं 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। संसद क्यों नहीं चल रही है, सबसे बड़ी तो हमारा यही है मुद्दा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में लगातार हंगामे के कारण क्वेश्चन आवर्स प्रश्नकाल एक दिन भी नहीं चल पाया। हालांकि 5 बिल बिना चर्चा के पारित हो चुके हैं। बताओ, बिना चर्चा के बिल भी पास हो गए। इस बैठक का महत्व क्या होगा, जो बैठक हुई है राहुल गांधी और किरण रिजिजू के बीच में, यह पिछले 10 दिनों में रिजिजू और राहुल की दूसरी बैठक है। बैठक की इसने साफ हुआ है कि सरकार विपक्ष के साथ संवाद करके जो संसद है चलाना चाहती है। अच्छा, यह केवल क्या है, अब निष्कर्ष देखते हैं। यह केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं है, इसमें संसद की कार्यवाही, लोकतंत्र, विपक्षी भूमिका, संसदीय ढांचा, परिसीमन, एनजीओ रेगुलेशन, महिला आरक्षण से जैसे बड़े संवैधानिक जो विषय हैं उससे जुड़ा हुआ है ये। अब की पॉइंट देखो, सारे की पॉइंट एक बार समझ लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। की पॉइंट में सबसे पहला है किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की। दूसरा, संसद का गतिरोध खत्म करने की कोशिश। तीसरा है स्पेशल सेशन की संभावना से इनकार। महिला आरक्षण बिल पर अभी कोई विशेष सत्र नहीं। डिलिमिटेशन बिल पर चर्चा। FCRA अमेंडमेंट बिल विवादों में। विपक्ष ने नीट पेपर लीक पर चर्चा मांगी है, मतलब इस पर आकर बात करो। अमित शाह के बयान को कहा कि अमित शाह बयान दें जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुई। क्वेश्चन आवर्स लगातार बाधित हो रहा है। मानसून सत्र कब से चला, 20 जुलाई से शुरू हुआ। तो ये सारी चीजें थी। अब थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं। स्टैटिक है ना, देखो स्टैटिक है संसद आर्टिकल 17 क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में 79। ठीक है, संसद जो बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। और क्वेश्चन आवर्स क्या होता है, ये सामान्यतः सुबह 11 बजे होता है। सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। अब देखो, डिलिमिटेशन कमीशन स्वतंत्र आयोग है, परिसीमन अधिनियम के तहत गठित होता है। आदेश कौन देता है, न्यायालय में चुनौती आयोग नहीं दे सकता। ओके, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पहला कानून बना 1976 में और वर्तमान में 2010 में। अब हिस्ट्री देखते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, फिर से देख लेते हैं। 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन 5 बार परिसीमन हो चुके हैं और परिसीमन आयोग बना 1976 में। जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए सीटों का पुनर्वितरण रोक दिया गया था। 84वें संविधान संशोधन 2001 के बाद सीटों पर रोक 2026 तक लगा दी। अब 2026 के बाद परिसीमन को लेकर बहस तेज हो रही है। अब हिस्टोरी का बैकग्राउंड देख लेते हैं। FCRA का इतिहास 1976 और आपातकाल के बाद विदेशी फंडिंग की निगरानी के लिए कानून बना 2010 और नया कानून 2020, कड़े संशोधन 2026, नया संशोधन प्रस्तावित। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन का मुख्य कार्य क्या है। राज्यों का पुनर्गठन, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना या फिर
सांसदों की नियुक्ति करना। तो इसका राइट निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एफसीआरए का संबंध किससे है? विदेश व्यापार से, विदेशी निवेश से, विदेशी अंशदान के विनिमय से या विदेशी मुद्रा से? तो बताना इसका आंसर राइट क्या है, विदेशी अंशदान के विनिमय से। मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रस्तावित परिसीमन डिलिमिटेशन संघीय ढांचे और राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? चर्चा कीजिए। तो 250 शब्दों में 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे इसको। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, लास्ट में मैं डेली रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं और कमेंट करके अपने सुझाव दें। मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ और क्या जोड़ सकता हूँ, कितना बड़ा लेक्चर रख सकता हूँ और कैसे बोल सकता हूँ, वो सारी चीज़ें हैं। आपको जो भी लगे आप मुझे अपने सुझाव दें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।